की प्रथा प्रारंभ हो गई। जब राजा बना तो राजा को गवर्न करने के लिए हम लोग देते थे ना कुछ, राजा कहता था तुमने हमें राजा माना है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे तो उसके लिए हमें कुछ दो। तो आप लोग मतलब आप लोग दैट मीन्स कि उस वक्त के लोग जो जनता था वो देता था उसको कर, चाहे वो धान दे गेहूं दे जैसे देता था ना, तो उस वो भी कर का ही एक प्रारूप था, ठीक है, फॉर्म ऑफ टैक्सेस वो भी थे। तो क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए कर के रिगार्डिंग और पूछे कि कर कब से प्रारंभ होता है, या एग्जाम्पल दे दे कि क्या जब से राज्य प्रथा प्रारंभ हुआ तब से कर का प्रचलन है, तो आप लोग उसमें इवेल्युएट करके मारेंगे कि बिल्कुल उसी वक्त से है जब से राज्य प्रथा प्रारंभ हुआ। क्योंकि मैं कल रात को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने देखा एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, हमने कहा कि आप लोगों को ये बता देना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, टैक्स इम्पोजिंग बता दिए थे। अच्छा, हिंदी वाले लोग जो हैं उन सबको मैं लिखवाता चलूंगा आज, अभी तक ना लिखवाने वाला काम था नहीं, समझाने वाला था, अब काम लिखवाने वाला होगा, तो मैं लिखवाता चलूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले लोगों को लिखवाता चलूंगा। बुक से लिख लीजिएगा, इतना हम जो पढ़ा रहे हो पूरा बुक में मिल जाएगा। कौन सा बुक है भाई बताइए, हम भी पढ़े थोड़ा। रमेश सिंह नहीं, रमेश सर का जो बुक है वो भी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उनके बुक में जितना लंबा जितना मोटा दिया हुआ है आप उतना पढ़िएगा तो पता चलेगा बीपीएससी पीछे है और आप उसके आगे हैं, बीपीएससी होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। संदीप गर्ग का एनसीईआरटी आता 12th वाला ना, उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके बीपीएससी लेवल में। दृष्टि, अरे वो यूपीएससी लेवल का है भाई साहब, यूपीएससी लेवल का, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। बीपीएससी के लिए कुछ रिलेवेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया है मैं खुद बता रहा हूं, उसके बाद मैं नोट्स तैयार करवा दूंगा या इंस्टीट्यूट से, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 40 से 50 पेज आप यदि पढ़ लेते हैं नोट्स तो बीपीएससी में बम बम है, आप काम कर लीजिएगा। और दूसरा बात यह है कि यदि आप यूपीएससी के कॉन्सेप्ट पे चलिएगा तो यूपीएससी आपको रुला देगा, आप नहीं जानती हैं। एक साल पूछ देता इकोनॉमिक्स से, दूसरा साल ला देगा इन्वायरमेंट से, इस बार पूछ दिया था ज्योग्राफिकल साइंस से। अब आइए लिखिए, तो टारगेट करिए बीपीएससी, तो बीपीएससी के तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो ज़्यादातर इस सारे टॉपिक्स ये जब आप कर लेंगे ना तो क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा। और मैं तो सबसे बढ़िया बताता हूँ, घटना चक्र उठाइए कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। मेंस का जो थियरी है वो मेंस किसी बुक से पढ़ के नहीं होता है, इकोनॉमिक्स का वो करंट से रिलेटेड होता है। करंट आप पढ़ते हैं डेली, तो पढ़ ही रहे होंगे सभी लोग, उसमें सीआरआर देखते होंगे, आरआर देखते होंगे, मार्केट में जो चेंजेज आ रहे हैं वो सब देख रहे होंगे आप लोग। उस सबको बुलेट पॉइंट्स बना के लिखिए, और जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें उसको मेल्ट करना सीखिए कि हमें कहाँ, जैसे कल मैंने 1-2 एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर खाली मतलब ऐसे ही खींच रहे हैं, नहीं, हमने ये बताया कि आपको कैसे मेल्ट करना है आंसर में, वही आपका टैलेंट है, वही काम करता है। हम आपको बता रहे हैं कि मैंने अपने दोस्तों को देखा है 2019 के बाद कि वो लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, हम सही बता रहे हैं ये बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए मॉडल आंसर उठा के और वो रिजल्ट कर दिए, नहीं समझे। जैसे ऑप्शनल मेरा पीएसआईआर था, पब्लिक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उन लोगों ने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के 10 ईयर का क्वेश्चन निकाला 10 साल का, और इनको राइट डाउन कर लिया, पूरा लिख के और पूरा पढ़ डाला उन्होंने। अब उनको एक आइडिया हो गया कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा, और उसके बाद वो जाके मेंस लिखे और कम समय में निकाल लिए। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड काम कीजिए, आप ये नहीं कीजिए कि हमको ज्ञान बटोरना है फिर आप हमारे तरह प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा, ये काम मत करिए। एग्जाम निकालिए, एसडीएम ज़्यादा ठीक है, आप समझ गए हैं, एसडीएम डेप्यूटी एसपी बनिएगा, उसका ज़्यादा महत्व है। कहाँ जाके पढ़ाते रहिएगा, यदि ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा फिर पढ़ाते रहिएगा किसी कॉलेज में, उससे बढ़िया है कि आप अपने टारगेट पे काम कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और रहा बात की कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, आके पूछ लीजिए। मेंस भी लिख रहे हैं तो आके पूछ लीजिएगा, मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कल, टैक्स इम्पोजिंग बताए थे, उसके बाद क्या चल रहा था बताइए ना, क्या चल रहा था कल, किस आर्टिकल के। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
टैक्स कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। मुख्य रूप से टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हिंदी वाले भाई लोग, आप लोग भी ध्यान देंगे, हम हिंदी में भी लिख रहे हैं, है ना। प्रत्यक्ष कर। और देखिए, यदि मैं किसी टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक जा रहा होता हूं तो ये मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको रिलेट करके समझा पाऊं, ताकि आप लिखने में मतलब सक्षम रहें। मेरा ये मकसद हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बाउंस करके आगे बढ़ जाता हूं, कभी नहीं करता हूं ऐसा, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, लिख लीजिए इसको, लिखिए डायरेक्ट टैक्स आप लोग देंगे, डायरेक्ट टैक्स देके और हाइपन दीजिए। क्या इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा और कोई टैक्सेशन के लिए वर्ड होता है क्या? नहीं होता है। हो गया। इसको ग्राफ बना लीजिए, दोनों आदमी, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले लोग। बताइए, टैक्स का कलेक्शन कहाँ से होता है, या ये कहें कि रेवेन्यू सरकार के पास कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा? अरे वो तो ठीक है, टैक्स से ही आता है ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से ही। यानी आप क्या कह सकते हैं, टैक्स जो है गवर्न करने के लिए सरकार की सबसे बड़ा हथियार है, ये कह सकते हैं ना। कल से टैक्स देना बंद कर दीजिएगा तो मोदी जी आपसे पूछेंगे कैसे हैं, आके मन की बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो मन उनकी बात करना छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, राज्य व्यवस्था हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, इसका सबसे बड़ा रीढ़ का हड्डी जो है वो टैक्स होता है, कर होता है ना। तो डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, दो वर्ड और आपको करना होगा यहाँ से, जो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में टैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। हिंदी वाले लोग लिखिए, इंग्लिश वालों को बोल देता हूँ मैं। करापात और कराघात, इसको, और कराघात। जानते हैं आप लोग इसके बारे में? जानते हैं क्या होता? अरे अरे, कोई बात नहीं, हो जाए। क्या होता है जी? टैक्सेशन हो गया। लिखिएगा, ये पहले दोनों पॉइंट लिखिए, उसके नीचे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के नीचे। करापात को बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंग्लिश में लिखिए इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि हम कर लगा रहे हैं, वो सीधे लिख देगा करापात, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स, क्वेश्चन में लिख देगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स। करापात के लिए जगह नहीं है लिखने, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स हो गया। लिख लिए इंग्लिश वाले लोग? क्या पता नहीं चल रहा है, बता दीजिए। जो पूछना है क्लास में पूछ लीजिएगा। क्या हो गया? करापात और कराघात, है ना। अरे यार, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स है ये, इंपैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। इनको लिख लीजिए। और यहीं से इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र ना तो कर लगाना जानता है और ना ही कर का पैसा लेना जानता है, वो दो ही वर्ड जानता है, एक करापात और कराघात। करापात के सामने लिखिए, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के सामने लिखिए, इम्पोजिंग ऑफ टैक्स इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, है ना। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, हम स्पीड नहीं है ना जी, हमको बता दीजिएगा, हमको आदत है कॉलेज में बोलने का, तो हम ज़्यादा बोलते हैं, मतलब आप लोग बता दीजिएगा, हम धीरे धीरे करा देंगे। सही है ना, स्पीड लिखिएगा। इम्पोजिंग ऑफ टैक्स, इम्पोजिंग मतलब समझ गए ना, कर लगाने की प्रक्रिया को इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। कर लगाना नहीं बोलता। लिख लिया आप लोगों ने, हिंदी वाले लोग? अब लिखिए इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। मतलब पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज कॉल्ड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। लिखिए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस यानी कर भुगतान करने की प्रक्रिया को हम कराघात कहते हैं। वर्ड से ही देख लीजिए, कराघात यानी कर पे घात करना, है ना।
जैसे किसी ने तुम आपके ऊपर टैक्स लगाया, आपने क्या किया, पैसा मुंह पे फेंक के मारा, घात कर दिया, कराघात, है ना। कर भुगतान करने की प्रक्रिया को कराघात कहते हैं। हो गया। लिख लिया आप लोगों ने। अब आइए इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स पे, क्योंकि उसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे। इसको मिटा देना, पेज ही चेंज कर दे। चलिए आपने बोला, देखिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या होता है बताएंगे कोई व्यक्ति? बताइए, पहले बता दें, आराम से बताइए। हाँ बोलिए। जो जनता डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट को पे करती है तो वो प्रत्यक्ष होता है। हाँ। और जो कंपनी के द्वारा या किसी तरीके से दूसरे इन्वॉल्व होते हैं बीच में, उसको indirect। बिल्कुल, आपका आंसर सही है। और बताइए, और कोई? चलिए, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन आइए देखिए इकोनॉमिक्स कैसे समझता है। और कोई? हिंदी वाले लोग आप भी बताइए भाई, बोला कीजिए। क्लास में जो नहीं बोलता है ना, मामला नहीं बनता है। बोलिएगा तो। एक फिलोसोफर हैं अरिस्टोटल, आप लोग जानते हैं। उन्होंने उन्होंने एक फिलॉसफी दिया है जो बहुत पसंद है हमें। वो कहते हैं रियलिटी इज द शैडो ऑफ थिंकिंग। आप जो सोच रहे होते हैं वही आपका वास्तविकता होता है। तो आप दिमाग में थॉट प्रोसेस पे काम करते रहिए, सोचते रहिए, तभी आप रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स लिखना स्टार्ट करिए, फिर समझाते हैं। जब कराघात और करापात एक ही बिंदु पर हो, हिंदी वाले लोग, कराघात और करापात एक ही बिंदु पे हो तो हम उसे क्या डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब लिखिए इंग्लिश वाले लोग, when the impact of tax and the incidence of tax are a common point। हिंदी वाले लोग लिख लिए या रिपीट करें? करते हैं आराम से। लिख लिए? क्या बोला इंग्लिश में, जरा रिपीट कराइएगा। हिंदी आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। देखिए हिंदी वाले लोग लिखिए, जब करापात और कराघात एक ही बिंदु पे हो तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जब करापात और कराघात एक ही बिंदु पे हो तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। समझ में आ गया कैसे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये भारत है और इसमें कोई एक व्यक्ति है, इसी के ऊपर कराघात भी होता है और इसी के ऊपर करापात भी होता है, यानी कर लगता भी इसी पे है और ये यही पेमेंट भी करता है। तो ये प्रोसेस क्या कहला जाएगी? बना लीजिए इसको बना लीजिए। ये व्यक्ति है और इसी के ऊपर कराघात हुआ, है ना, बन गया। अब ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बस इसी से काम हो जाएगा। ये मैप ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा, है ना। हिंदी वाले लोग आप सबको समझ में आ रहा है? इंग्लिश वाले लोग आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? हाँ बहुत अच्छा, अब अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए जब एक ही व्यक्ति के ऊपर, जैसे ये एक पॉइंट है, एक व्यक्ति है, इसी के ऊपर टैक्स लगा और इसी ने जमा किया तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगता है वही जमा करता है, वो डायरेक्ट टैक्स है। आप ज़्यादा कमाने लग गए, सपोज करिए आज 5 लाख से आपका ज़्यादा इनकम होने लग गया है, आप सरकार को 10% इनकम टैक्स ईयरली देंगे। अभी मैं डेटा लिखवाऊंगा, तो 10% आप देंगे, अभी एग्जांपल बता रहा हूँ। तो 10% देंगे तो सिर्फ आप ही देंगे, आपके पापा नहीं दे सकते हैं वो टैक्स, आपको अपने अकाउंट से देना है, आपको अपने पर्सनल इनकम से देना है, ठीक। इसको बोले डायरेक्ट टैक्स, यानी ये एक ही व्यक्ति आप ही पे लगा और आप ही ने पेमेंट किया। कराघात करापात समझ रहे हैं ना, ठीक, कर लगाना और कर जमा करना। और दूसरा क्या हुआ कि गए आप मार्केट में और जाके आपने एक पार्ले जी खरीदा, तो पार्ले जी में टैक्स इंक्लूडेड है,
अप्रत्यक्ष कर। आपने खरीदा, आप पे लगा, आपके पापा आपके लिए पार्ले जी खरीदने गए तो भी आपके पापा पे लगेगा, जो खरीदने जाएगा उस पे लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है वो अलग अलग लोगों पे लग सकता है इनडायरेक्ट में। लेकिन डायरेक्ट में क्या हुआ, क्या आपका इनकम टैक्स आपके पापा दे देंगे? नहीं देंगे ना। समझ गए बात? सबको समझ में आया? अब लिखिए अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जब कराघात और करापात अलग अलग बिंदु पे होता है, समझ में आ रहा है ना सबको? किसी एक को भी दिक्कत होगा बोल दीजिएगा, है ना। कराघात और करापात अलग अलग बिंदु पे हो तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इंग्लिश वाले लोग लिख लिए, हमें लग रहा है पहले ही, हमारे बोलने से पहले ही हैं, आगे ही लिख लिया है। यह अच्छी बात। इंग्लिश में डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। लिख लिया आप सभी ने? अरे पीछे वाले लोगों को समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब देखिएगा यहाँ क्या होगा, यहाँ मैप कैसे बनाएंगे। यहाँ दो पॉइंट है, एक पे हो रहा है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और एक अलग पॉइंट है, इस पे हो रहा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। समझ आ रहा है? यानी दो पॉइंट है, टैक्स किसी और पे लगा, पेमेंट कोई और कर रहा है। समझ आ रहा है? ये इसको भी बना लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्री पे लगा, दुकानदार पे लगा। दुकानदार भी तो आजकल जीएसटी दे रहा है, दुकानदार पे भी लग सकता है, या मकान मालिक पे वेल्थ टैक्स लगता है। हालांकि अब ख़त्म कर दिया गया है वेल्थ टैक्स को। हाँ नहीं, अब नहीं लगता है, अब सब जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। और कई उस पर केसेस भी हुए थे, इसके कारण कुछ बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं, इसके कारण ख़त्म कर दिया गया। चलिए वो बाद में बात करेंगे, कभी मेंस वेंस में क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे उस पर। वेल्थ एक एसेट है, उसको इनकम ही माना जाता है। लेकिन इसी पे केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, बताएंगे बाद में, इस पे लंबा चर्चा कभी करेंगे, समय मिला तो संडे वनडे को कभी करेंगे। इतने केसेस हैं बताएंगे। इस पे इनका भी केस है, अमिताभ बच्चन की बहू हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, इनका भी बहुत तगड़ा एक केस हुआ था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डांटा भी था। यहाँ हालांकि टैक्स के मामले में आपको एक अच्छी बात बता दें, ये क्या नाम है, अमिताभ बच्चन अपने आप को कहते थे कि मैं किसान हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 2013-14 को हाई कोर्ट बुलाया, बड़ा डांटा उनके वकील को, मजाक बना के रखे हैं आप, इतना टैक्स देते हैं, आप किसान हैं। तो उन्होंने बोला हुजूर मैं किसान के तौर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन है मेरा उत्तर प्रदेश में। हाँ केस था, तो उसी पे सुप्रीम, फिर हाई कोर्ट ऑफ लखनऊ था, लखनऊ बेंच था। यूपी का तो 2 हाई कोर्ट का बेंच है, पता होगा आप लोगों को। तो लखनऊ के एक जज, सीनियर जज थे, उन्होंने डांटा और कहा आज के बाद किसान किसी कागज़ पे दिख गया, सेडिशन का एक्ट लगवाएंगे। सेडिशन समझ रहे हैं आप लोग? ये टैक्स एग्रीकल्चर किसान दिखा के और टैक्स से बचने की परंपरा। तो वहाँ हाई कोर्ट स्ट्रिक्ट हो गया और कहा कि ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं करेंगे। नहीं तो इतने दिनों से वो कर ही रहे थे। हाँ खरीदना बेचना चलता रहता है। अभी भी किसान के तौर पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ज़मीन जानते हैं किसका है? अमिताभ बच्चन साहब का। समझ गए? लेकिन अब वो डिस्कोर्स बदल गया, अब डिस्कोर्स बदल गया। उन्होंने कहा कि अब लगाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा प्रॉपर्टी और इसका टैक्स लेंगे तुमसे। फिर वो चुपचाप हट गए, अब किसान नहीं लिखते हैं, नहीं तो कहीं जाके किसान लिख देते हैं। समझ आ रहा है ना आप सबको? अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अच्छा एक बात ये बताइए कि सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ कल मैंने बताया था आप लोगों को, जीएसटी से, सबसे ज़्यादा जीएसटी से करती है। जीएसटी में कितने कर आ रहे हैं, कौन कौन से? 1 2 3 बताइएगा आपने। नहीं वो तो ठीक है, सीजीएसटी ठीक है,
और सब टैक्स जो जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं। टैक्सेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, वैट जानते हैं आप लोग? वैट क्या था? वैट जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, सुने हैं? देखिए वैट जो था ये जापान से लिया गया था, पता होगा ये बात तो, जापान से लिया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स। इसमें क्या होता था कि वैट अलग अलग एक ही चीज़ पे 3 बार लग जाता था। स्टेट वैट अलग लगता था, सेंट्रल का अलग लगता था, यानी स्टेट भी लगाता था, सेंट्रल भी लगाता था। अब होल परेशानी हो रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई स्टेट इस पे 13% लगा दे रहा है, 14% लगा रहा है, हमसे बता भी नहीं रहा है, इसके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सुनो ऐसा करते हैं, हम जीएसटी लगा देते हैं और सब वसूल लेंगे हम और बाद में तुमको रिटर्न करेंगे। बात समझ में आ गया? जैसे एक दुकान है और उस पर आप भी बैठते हैं और आपके पापा भी आप भी सामान बेच देते हैं और आपके पापा भी। आप जो सामान बेचते हैं चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेते हैं, आपके पापा को पता चला, आपके पापा ने कंप्यूटर लगवा दिया, अब जो सामान बिकेगा उस पर एंट्री होगा, सारा डेटा कहाँ जा रहा है? आपके पापा के पास। समझ गए? उसी तरह ये वैट से हम लोग कहाँ आ गए? जीएसटी पे। जीएसटी लाने के पीछे मकसद बस ये था कि स्टेट जो है वो सेंट्रल के साथ मनमानी ना करे। समझ गए आप लोग? समझे या नहीं? पूरे डिस्कोर्स को समझ गए? किसी को डाउट? बहुत जितने टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स के अलावा सर्विस टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया और उसके अलावा एग्रीकल्चर टैक्स हो गया, सब मर्ज कर दिया गया है। आप गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाले जितने टैक्स हैं, यानी गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाले जितने टैक्स हैं वो सब कहाँ लग जाएंगे? जीएसटी में। कस्टम चार्ज आप लोग जानते होंगे, एसएससी वगैरह बनने के बाद कस्टम इंस्पेक्टर बनते हैं आप लोग, वो सब जीएसटी में ऐड कर दिया गया है ना? तो अब जो पोस्ट है वो कस्टम इंस्पेक्टर का नहीं आता, अब जीएसटी इंस्पेक्टर आता है। सुना है आप लोगों ने? कस्टम इंस्पेक्टर इधर 3-4 सालों में नहीं आता, अब सब जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए। तो वो जीएसटी में सबको मर्ज कर दिया गया। अब टैक्सेशन कहाँ से कितना % आता है इसको देख लेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन वन लाइनर वे में आ जाता है। ठीक, चाय पी लें यार, सुबह से हम कुछ खाए भी नहीं, उठे रात को 2 बजे तक जगे थे और सुबह हम आ गए। क्या? और अच्छा एक बात बताइए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर लिखने को आ जाए तो आप लोग लिख देंगे, या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर भारत के लिए लाभप्रद है या नहीं, बेनिफिशियरी फॉर डायरेक्ट टैक्स या और इनडायरेक्ट टैक्स फॉर इंडिया, तो आप क्या बताएंगे? हाँ नहीं, आप ऐसे बताइएगा, इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं, सिर्फ ऐसे पैसा तो ठीक है, लेकिन किसी देश के लिए, गवर्न देश के लिए, अच्छे देश के लिए, विकासशील देश के लिए इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है या विकसित देश के लिए इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है? क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ भी मत दीजिए जो आपके दिमाग में आ रहा हो, गलती सही कुछ भी, मेंस के लिए बताइएगा। आप लोग भी बताइए, ये बताइए डायरेक्ट टैक्स भारत के लिए अच्छा ज़्यादा है या इनडायरेक्ट टैक्स भारत के लिए ज़्यादा अच्छा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बट क्या दो? अच्छा, अमेरिका के लिए कौन सा अच्छा है? क्यों अमेरिका के लिए इनडायरेक्ट अच्छा है? अच्छा एक बात और बताइए, एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि टैक्स ज़्यादा वसूलना अच्छा है या कम वसूलना अच्छा है? बताइए सभी लोग बताइए, इसको तो आप जान रहे हो। कम, ज़्यादा और कम बट गया 2 धरा। आप बताइए ज़्यादा? नहीं, देखिए समझिएगा, यहाँ से यही आपको समझाना होता है, इकोनॉमिक्स में कैसे समझना होता है, अंतर होता है। देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले जब टैक्सेशन हो रहा था और टैक्स बढ़ा था, टैक्स पे परसेंटेज बढ़ा था, तो बहुत लोगों ने टिप्पणी किया था, और वो फ्रांस के एक मूवमेंट का टिप्पणी किया जा रहा था। वहाँ की रानी थी और देश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा था। भाई हम किसी को क्रिटिक पॉलिटिकली नहीं कर रहे हैं, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो फ्रांस की रानी थी और देश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा था, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद था क्या? चॉकलेट वाला केक। वो डिमांड कर रही थी कि हमें केक खाना है। देश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा था और ये मैडम क्या कर रही थी? जनता पे टैक्स बढ़ा दे रही थी, है ना? आइए पॉलिसी को समझिएगा, पॉलिसी क्या कहता है। यदि आप टैक्स बढ़ाइएगा ज़्यादा तो लोग क्या करेंगे? कमाना कम कर देंगे। जैसे सपोज करिए कि अभी 5 लाख पे टैक्स लगता है, अभी डेटा लिखवाएंगे 5 लाख पे, है ना? कल से हम 2 लाख पे टैक्स लगाना प्रारंभ कर देंगे, है ना? ये बताइए कि
किस सेंस में लोग ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगा और किस में कम कमाने की कोशिश करेगा? अच्छा कौन सा होगा देश के लिए? 5 लाख पे लगाना होगा या 2 लाख पे? 5 लाख पे लगाना होगा। इसका मतलब क्या है कि हम टैक्स कम कर रहे हैं। यदि 2 लाख पे लगाएंगे, लोग सोचेगा 1,90,000 ही कमाते हैं। 10,000 जैसे बढ़ेगा, इसमें से तो मोदी जी को, हाँ मोदी जी को हमें पहुंचाना पड़ जाएगा 12%। समझ रहे हैं बात? समझे नहीं समझे? तो टैक्स लगाना, अधिक टैक्स लगाना देश के लिए हानिकारक है हमेशा। एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा कर लगाना इसका मतलब जनता को कुचल देने की तरह है। इसका मतलब ये है कि आप जब ज़्यादा कर लगाते हैं तो जनता क्या सोचती है कि हम ज़्यादा कमाए ही नहीं। आज भी आप सब, कोई इसमें ITR रिटर्न करता है या इसके पापा आप करते हैं? आपके पापा कितने, मतलब आपके पापा क्या सोचते होंगे कि यदि हम 5 लाख स्लैब, 5 लाख से 8 लाख वाले स्लैब्स में जा रहे हैं, हाँ कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा। यदि 4 लाख तो आप कहीं ना दे के आए हैं ना, तो आप जो मेंटेन किए होंगे स्लैब्स, जो आपने बनवाया होगा डेटा, आप एक काम कर लेते, गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लेते 10,000 का, बात खत्म। तब आप 4,09,990 तक आ गए। चालाकी वहाँ दिखा देते। दूसरा बात कि 1 रुपये भी कम होगा, अभी हम डेटा लिखवाएंगे, 4,09,999 रुपये भी होगा तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा जब तक 5 लाख नहीं होगा। नहीं समझ रहे हैं आप? अभी डेटा में लिखवाऊंगा कि सरकार कैसे टैक्स लगाती है। प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम है, वो भी मैं बताऊंगा। प्रोग्रेसिव टैक्स हैं, 1,000 लगा है, तब कहाँ टैक्स लगा मेरे भाई? वो नहीं, वो टैक्स नहीं है। हाँ टैक्स बताता हूँ मैं, आपका कहना सही है। टैक्स दो तरीके से लगता है। ITR जो होता है ना, इसको ITR बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। नहीं समझे कैसे लगता है? 1 साल आगे का टैक्स ले लेता है सरकार। समझ रहे हैं बात आप लोग? ये बात नहीं जानकारी होगा आपको। सरकार इस साल का नहीं, अच्छा जानती हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, तभी आप जानते होंगे। ITR में जानती हैं क्या होता है? कि होता ये है कि सरकार इस साल आपने कमा लिया, 5 लाख कमाया, ये 4,90,000 कमाया, तो सरकार कहती है अब तो 4,90,000 इस साल कमा लिए, तुम अगले साल 5 लाख से ज़्यादा कमाओगे, कुछ टैक्स दे दो हमें। पहले एक्स्ट्रा ले लेता है। और यदि आप अगले साल कम कमाए, कम डेटा सरकार तक गया, तो वो रिटर्न कर देता है। उसी को ITR कहते हैं। समझ गए आप? वो 1,000 आपके लिए लेके रख लिया उसने, सरकार ने रख लिया, बोला कि अगले वाली यदि तुम कम कमाओगे तो हम तुम्हें ये रिटर्न कर देंगे। समझ आया? ऐसे होता है ITR। इनकम टैक्स में अब प्रोसेस ये है कि 1 साल आगे का भी कुछ रख लेता है सरकार। जब आप जमा करेंगे तो 1 साल आगे का। ये आप देखिएगा, रेलवे का जो एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है, उसका लास्ट के दिसंबर वाला जो मंथली होता है वो नहीं मिलता है उसको। पता है आप लोगों को? नहीं पता है? अब आप लोग अधिकारी बनने वाले हैं, अब जान लीजिए, दिसंबर का सैलरी नहीं मिलता है, रख लिया जाता है। कहा जाता है कि अब आप ज़्यादा कमा, पूरा डेटा दे दो अपना कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है, कितना कितना कमाया है, और उसके बाद हम ये पैसा आपको, सरकार कहती है, रेलवे नहीं रखता है, इनकम टैक्स रख लेता है, अब हम आपको रिटर्न कर देंगे जब आप इससे कम का डेटा हमको दिखाएंगे कि आप भाई 5 लाख से कम कमाए हैं। समझ गए? और इसमें चालाकी क्या होता है कि लोग LIC में इन्वेस्ट दिखा देते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इंडेक्स दिखा देते हैं। जानते हैं आप लोग ये सब? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं आप लोग? सीख लीजिए, अब काम आएगा। आप लोग अधिकारी बनने वाले हैं, ऐसे ही बचना होगा। हैं? क्या बनने वाले हैं? छापक। अरे भाई छापक बनिएगा तो भी आपको बचना पड़ेगा ना। आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं, आप नहीं जानते हैं। हम कितने अपने कई दोस्तों को देखते हैं, वो बेचैन रहते हैं। एक बार मेरा अयोध्या जो ज़िला है फैजाबाद में, अपने दोस्त के यहाँ गया, वहाँ उसको प्रोफेशनली IPS मिला हुआ था, तो हम लोग घूमने गए, तो बुलाया कि भाई आजा, गाड़ी मिली, हम सब घूम लेते हैं। हम लोग 4-5 दोस्त थे। रात को हम देख के दिमाग मेरा हिल गया, रात को 2 बजे उठ के SSP का फ़ोन आ रहा है, SP का फ़ोन आ रहा है, DM का फ़ोन आ रहा है, मैनेज कर रहा है। हम बोले भाई तेरे से बढ़िया हमारा ज़िंदगी रहने दे। 2 बजे उठ के पगलाया था पूरा, एकदम ले फ़ोन कर रहा था। मैनेज करने के लिए दिमाग होना चाहिए, वो टैक्सेशन से लेके हर मामले में। यदि आप पैसा बचाना, खा के पचाना नहीं जानते हैं तो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो भी दिक्कत है। समझ गए? चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर है ना। एक तरफ डायरेक्ट टैक्स लिखिएगा और एक तरफ इनडायरेक्ट टैक्स, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया? कुछ कह रहे हैं आप लोग? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों में डिफरेंट क्या होता है, इसको थोड़ा बेसिकली जान लेंगे।
डायरेक्ट टैक्स में लिखिए गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तु एवं सेवा के अलावा लगे हुए सभी कर प्रत्यक्ष कर में आते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे वस्तु एवं सेवा के अलावा लगे हुए सभी कर प्रत्यक्ष कर में आते हैं। देखें ऑनलाइन में गुड मॉर्निंग सर, सरोज कुमारी। अभी जावेद ITR में एज का आगे का क्यों लेता है सरकार? सर ये प्रोसेस है, लेता है, और ITR में छूट भी मिलता है एज के अकॉर्डिंग। आप बच्चे हैं तो अलग, महिलाएं हैं तो अलग, मैं लिखवाऊंगा डेटा, और बूढ़े हैं तो ITR अलग अलग परसेंटेज पे लगता है ना। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। इंग्लिश वाले लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, सॉरी गुड्स एंड सर्विस के अलावा लगे हुए सभी कर को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिख लिए? लिखिए बियॉन्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स imposing all taxes are in direct taxes। अच्छा, आप लोग टोल टैक्स के बारे में जानते हैं? टोल टैक्स बताइए, टोल टैक्स के बारे में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या बताएंगे आप लोग? कोई जुमला है, जुमला बिल्कुल ही फरेब है, फालतू है ये टोल टैक्स। कहीं ना तो लिखा है और ना ही कहीं लिखने का प्रावधान है, लेकिन आज भी टोल टैक्स ज़बरदस्ती उछला जाता है। ज़बरदस्ती ऐसा ही समझे तो। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने PIL नहीं डाला आज तक। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन PIL जाएगा सुप्रीम कोर्ट नाराज़ होगा। लेकिन बात यह है कि जो ऊपर ऊपर लोग हैं सब सिस्टम से मिले हुए हैं, है ना। तो जो टोल टैक्स है इसका कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है। कोई पूछे कि टोल टैक्स टैक्सेशन में आता है, कहिएगा नहीं। बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं आप? बोलिए ना, बोलिए। हाँ क्या? बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। अरे भाई बोल। अच्छा, आपस में बात कर रहे हैं। जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपस में तो जीवन भर बात करना है, ठीक है। टोल टैक्स का कोई प्रोविजन नहीं है। अब लिखिए गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाले सभी कर अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। गुड्स एंड सर्विस, है ना, समझ रहे हैं ना बात। जैसे आपने वॉच खरीदा है, आप वॉच पहने हुए हैं, तो आपके वॉच पे लगने वाला टैक्स क्या हो गया? वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि आप खरीदे हैं तो आप पे लगा है, कोई और खरीदेगा कोई और पे लगेगा। हाँ, ये मैंने पेन लिया है, इस पेन पे लगने वाला टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। हमने खरीदा है तो हम पे लगा है, कोई और खरीदेगा किसी और पे लगेगा, ठीक है। लिख लिया आप सबने? क्या? क्या? हिंदी में नहीं बोले क्या? वस्तु एवं सेवाओं पे लगने वाले सभी कर अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। लिखिए, टैक्सेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तय बात है। और कहाँ मिलेगा? मेंस में भी मिलेगा और प्री में भी मिलेगा, दोनों में मिलेगा। इसलिए टैक्सेशन को हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं। टैक्सेशन, बजट, नेशनल इनकम, ये 3 ऐसे सोर्स, और इकोनॉमिक सर्वे, ये 4 ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट रहेंगे। आप देख लीजिएगा। आइए अब लिखते हैं डायरेक्ट टैक्स अच्छा है या इनडायरेक्ट टैक्स। एक पॉइंट लिखिए डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स इज गुड टैक्स। हाँ, अच्छा है। अब लिखिए प्रत्यक्ष कर लाभदायक कर है। लिख लीजिए। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, अब उसके नीचे ब्रैकेट में लिखिए विकास, विकसित देशों के लिए, विकसित देशों के लिए। हाँ हाँ, सॉरी, डायरेक्ट जो है वो विकसित देशों के लिए अच्छा है। अब बताते हैं कैसे। विकसित देशों के लिए आप समझ गए? हाँ, आप लोग लिख लिए जो डायरेक्ट टैक्स अच्छा है, लाभप्रद है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए विकसित देशों के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स को लिखिए इनडायरेक्ट टैक्स इज बैड टैक्स, और ब्रैकेट में लिखिए विकसित देशों के लिए, है ना। हाँ, बता रहे हैं।
कैसे, अब समझा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, दोनों में डेवलप्ड कंट्री लिखना है, कंडीशन रखेंगे तब ना। समझ आ रहा है ना आप सबको? ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ घूम रहे हैं। आप लोग बता दिया कीजिए, देखिए कोई भी शिक्षक में कमी हो आप तुरंत बोल दिया कीजिए, वो शिक्षक सुधार लेगा, है ना। हमें सुधार लेगा क्या, आपके तरीके से पढ़ाने का प्रारंभ कर देगा। हमें पढ़ाने का जो अनुभव है, आप यदि शरीर देख के आपको लग रहा होगा कि सर का उम्र कम है, तो हमें 4 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, 2019 से, है ना। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ एक कॉलेज में, और मैं वहाँ भी पढ़ाता हूँ, लेक्चर लेने जाता हूँ, कभी कभार गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो वो आदत हो जाता है स्पीड में बोलने का। वहाँ बच्चे बैठे रहते हैं, अपना बोले, 1 घंटा बके निकल गए, काम अपना ड्यूटी पूरा करना। तो क्या होता है, कभी कभी आदमी फ्लो पकड़ लेता है। दूसरा बात कि शिक्षक हमेशा चाहता है कि उसका जो विद्यार्थी हो वो ज़्यादा स्मार्ट बने, तो उस लालच में कभी कभी ज़्यादा बता देता है। तो आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा बता दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। हम चाहते हैं कि आप लोग बेहतर बने, स्मार्ट बने। आज इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो आज के बाद किसी टीचर से पढ़े तो आपको याद आए कि हम ... टीचर से पढ़े थे, है ना। हम अपनी प्रयास ये रहती है, और क्या ही कर लेंगे हम लोग शिक्षा मतलब पढ़ा के, यही एक कोशिश रहती है। अब आइए, हमने क्या कहा कि विकसित देशों के लिए लाभप्रद है डायरेक्ट टैक्स, और विकसित देशों के लिए जो अप्रत्यक्ष कर है वो हानिकारक है। कोई एक आदमी बताएगा इसमें से क्यों? पीछे वाले लोग बताइए क्यों, ऐसा क्यों है? नहीं पता, कोशिश करिए। और कोई इधर से बताइए क्यों किसी विकसित देश के लिए प्रत्यक्ष कर लाभप्रद है और अप्रत्यक्ष कर अलाभप्रद है? बताएंगे कोई? नहीं, आप लोग बताइए कोई। हाँ बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल लॉजिकल है ये भी। आप बताइए। बिल्कुल सेम, सही बात है। एक सेम बोलने से हमको एक बात याद आ गया। मेरा एक दोस्त था नितिन त्योतिया, अब वो पोस्टेड है यहाँ अमृतसर में, असिस्टेंट कमांडेंट है। तो हाँ, अब एक स्टोरी याद आ गया, हम बता देते हैं आपको, रिलेट करेंगे आप इससे। तो क्या हुआ एक बार कि वो गया हुआ था CDS का SSB देने। SSB पता है ना आपको? SSB होता है, CDS दिए हैं कोई लोग? SSB होता है, आप भी दिए हैं 4 बार। क्वालिफाइड हैं? रिटेन क्वालिफाइड है कि नहीं? रिटेन क्वालिफाइड है? रिटेन भी नहीं, कोई बात नहीं। तो वो क्या हुआ कि क्वालिफाइड किया, रिटेन, वैसे UPSC का तैयारी कर रहा था लेकिन इसी फ्लो में वो दे दिया, रिटेन हो गया। रिटेन करके जा के वो सबसे पीछे उसका रैंक था, टी-शर्ट मिलता है नंबर वाइज, 22 नंबर टी-शर्ट था उसका। और सामने वाला 4 नंबर पे जो लड़का बोला वो चुपचाप सुन रहा था। बाद में उसका नंबर आया बोलने के लिए, तो हाथ उठा के बोला, सर आई टोटली एग्री विथ टी-शर्ट नंबर 4, चेस्ट नंबर 4। तो उसने कहा ओके, और जो 4 नंबर था वो सिलेक्ट नहीं हुआ, ये सिलेक्ट हो गया। जब हमने पूछा कि भाई ये लॉजिक क्या था, तो हम लोग एक टीचर से मिले डिफेंस के, तो उसने बताया कि गुड लिसनर इज बेटर। हाँ, तो उसने इस गुड लिसनर के लेके उसका सिलेक्शन हो गया। मात्र 2 लोगों का पूरे बैच में हुआ था, एक वो था लक्की। तो भाई आपने वही वाला हमें सीन याद दिला दिया। आइए हम बताते हैं कैसे। जो विकसित कंट्री है, यानी अमेरिका मान लीजिए, सपोज करिए अमेरिका है ना। अमेरिका में ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं या कम कमाने वाले लोग हैं? इंडिया, कंपैरिजन करिएगा, इंडिया में, भारत में कम है। अब इंडिया में जितना ज़्यादा लोग कमाएगा उतना ही ज़्यादा टैक्स देगा। हाँ बोलिए। हाँ वही, इतना ही ज़्यादा टैक्स देगा। अरे होता क्या है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री, अभी सबसे ज़्यादा विकसित तो कैपिटलिस्ट हैं, जहाँ पूंजीवादी लोग हैं, वो चाहते हैं हम सरकार से मधुर संबंध रखें। जो अमीर लोग होते हैं तो वो सरकार से संबंध सही रखने के लिए क्या करते हैं, टैक्स ज़्यादा देने में कंफर्टेबल होते हैं, खूब टैक्स देंगे उनको। जैसे अब आपने देखा अभी अमेरिका में जो प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का, जो कौन है वो? बिजनेसमैन। इसके पहले कौन था? ट्रम्प। कौन था? बिजनेसमैन। देश पे छोटे वर्ग से लेके और ऊपर के वर्ग के लोगों को सहायता करने के लिए ये लोग टैक्स खुलेआम देते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है
कि 30% सबसे ज़्यादा टैक्स है, इसके बाद आपसे पे टैक्स नहीं लगाया जाता। आप लोग जानते हैं ये बात? नहीं जानते हैं? 30% अधिकतम टैक्स, अभी मैं डेटा लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन वहाँ क्या है अमेरिका में कि 30% नहीं 40%, 50% तक टैक्स दे दीजिए, सरकारें खुश रहती हैं और आपसे पैसा लेके और आपको आपके बिजनेस के लिए सहायता करती हैं। आप दे सकते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों। 265 में ही एक सब 265 क्लॉज भी है, उसमें बताया गया है सेस और सरचार्ज। जान रहे हैं आप लोग? बताऊंगा उसके बारे में। सेस और सरचार्ज सुना है आपने? नहीं, अभी मैं बता दूंगा, सेस और सरचार्ज भी बता दूंगा। तो सेस एंड सरचार्ज के माध्यम से वो भी यही वाला काम होता है, लेकिन कम होता है, इस तरीके से नहीं। तो अमेरिका में ज़्यादा अमीर लोग हैं तो उनको टैक्स देने में कंफर्टेबल होते हैं। इंडिया में आ जाइए, आप इंडिया में टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो लोग इतना चालाक हैं कि कमाना छोड़ देंगे, कहेंगे अरे भाई जब टैक्स ही ले लोगे। एक बात बताइए, 100 रुपया यहाँ कमाया और इसने 40 रुपया दे दिया, ठीक, 60 रुपया ना बचा इसके पास, और इंडिया में इतने चालाक लोग हैं, कहेंगे सुनो 100 रुपया क्यों कमाएंगे भाई, हम 60 रुपया कमाएंगे, ठीक है, टैक्स कम देना पड़ेगा। समझ गए बात? समझ गए लॉजिक क्या है? इसीलिए इसी कारण से डेवलपिंग कंट्री जो है, मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया के लिए कौन सा लाभप्रद है? वो इनडायरेक्ट टैक्स कहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, वो पेट्रोल पे बढ़ा देगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा इजाफा नहीं करेगा। उसको पता है हमारे यहाँ लोग बहुत दिमागी हैं, कमाना ही कम कर देंगे पता चलेगा कि अब कमाना कम करेंगे तो जॉब कम हो जाएगा, जॉब कम हो जाएगा तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, मुद्रास्फीति आ जाएगा। तो इसलिए जो है डायरेक्ट टैक्स वो कहाँ के लिए बेनिफिट है? डेवलप्ड कंट्री के लिए। पॉलिसी समझ गए? सबको समझ में आ गया आप लोगों को? सब मेंस में यदि क्वेश्चन आए कि क्या भारत के लिए डायरेक्ट टैक्स लाभप्रद है तो आप कैसे लिखेंगे? कोई एक आदमी थोड़ा 2 लाइन बता दीजिए, समझ में तो आ जाए कि आप लोग समझे हैं, थॉट प्रोसेस आपका काम किया है। बोलिए, पीछे वाले लोग आप भी बोलिए, आप लोग भी बोला कीजिए यार, कुछ भी बताइए, जो बोलना है बोलिए, गलत सही, तभी आप बोलने के। क्या भारत के लिए प्रत्यक्ष कर लाभप्रद है या नहीं, और है तो कैसे, कैसे बताएंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, सही है। एक वर्ड इन्होंने लगाया कि ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में क्या बोला आपने कि भारत के लिए ज़्यादा लाभप्रद नहीं है। हमेशा ध्यान रखेंगे, तुरंत इस पल्ले से उस पल्ले में नहीं जाना है, वर्ड के साथ खेल जाना है। ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, यानी जो चेक करने वाला है उसको लगे ये कि ये खिलाफ भी नहीं कर रहा है और पक्ष में भी नहीं जा रहा है। समझ गए? यही, हाँ, टैक्स लगाना जरूरी है, तो हम प्रत्यक्ष कर पूछे हैं, टैक्स लगाना जरूरी है, हाँ वही, तभी तो वो ज़्यादा बोल गई, ज़्यादा बढ़ाना जरूरी नहीं है। आप प्रत्यक्ष कर सब, आज भी आप डायरेक्ट टैक्स से कितना कमा लेते हैं, कितना ले लेता है, कंसोलिडेटेड फंड में कितना जाता है, संचित निधि में सरकार के पास कितना चला जाता है। आज भी आप सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से कर रहा है सरकार? GST से। समझ रहे हैं बात? और अमेरिका में चले जाइएगा तो ये रेशियो बिल्कुल बदल जाता है। 5% के पास है, परफेक्ट, 5% के पास है। इसी डेटा को देखा जाता है, वही 5 जो कल बताया था मैंने, वो 5% लोग ही टैक्स देंगे, और टैक्स ज़्यादा दिए तो इंडिया में लोग रुआबों में आ जाता है, कहेगा सरकार से हमारी बात नहीं मानते हैं मोदी जी, आपका हेलीकॉप्टर उड़ता है हमारे तेल के पैसा, हमारे पैसों से आपके हेलीकॉप्टर में तेल जाता है। तो इस डिस्कोर्स को देख के किसी भी विकासशील देश के लिए प्रत्यक्ष कर लाभप्रद नहीं है। समझ गए आप लोग? हाँ बोलिए, बताइए। डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा बढ़ाना बेनिफिशियल नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स हाँ डेवलप्ड कंट्री के लिए हानिकारक है। क्यों जानते हैं? बताते हैं। अमेरिका क्या चाहता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। सऊदी अरेबिया क्या चाहता है? बाहर से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। सऊदी अरेबिया में जाके किसी वॉच को, एप्पल के वॉच को खरीदिएगा जो यहाँ 22,000 में पड़ता है, वहाँ 17,000 में 16,000 में मिलेगा। समझ रहे हैं क्यों? आप लोगों ने सुना नहीं है कि विदेशों से घड़ी आप लोग मंगाते हैं? सुना है ना आप लोग? इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? वहाँ इनडायरेक्ट टैक्स कम लगता है। वो अपने मार्केट को लुभाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स कम लगाता है ताकि लोग हमारे पास आएँ।
अमेरिका क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स कम लगाता है ताकि लोग हमारे पास आएँ, पहला बात। दूसरा बात कि कंपनियां जो है, ज़्यादातर कंपनियां जो है अमेरिका के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगी तो कंपनियों से टैक्स वो ले लेगा, लेकिन कंपनियों के प्रोडक्ट के ऊपर कम टैक्स लगाएगा। समझ गए? अभी हम उसको पढ़ाएंगे आगे, जब बैंकिंग पढ़ रहे होंगे तो पॉलिसी बताएंगे। या बैंकिंग या फॉरेक्स आप लोग जानते हैं? फॉरेन एक्सचेंज नहीं जानते हैं? फॉरेन एक्सचेंज, विदेशों में से पैसा कैसे आता है उसको हम बताएंगे, तब बताएंगे कि ये पॉलिसी होती है, एक बॉम्बे रूल पॉलिसी बोलते हैं, ये सब हम बताएंगे। फिर आप लोग ये मत कहिएगा दूसरे टॉपिक में घुस गए, एग्जाम्पल देने के लिए इनको गए हैं। तो अब आगे अब हम लोग चला जाए। टैक्सेशन का मूल रूप से ज़्यादातर काम था नहीं, इतना ही था। अब टैक्सेशन के बाद एक चीज़ हम जान लेते हैं कि टैक्स लगता कैसे है। जो करंट का डेटा है इसको याद कर लीजिएगा, इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, है ना। बजट 2023 के अकॉर्डिंग, है ना, 23-24 के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाइए। हाँ, किस पे कितना लगता है टैक्स, हो सक क्वेश्चन पूछ देता है इसमें, तो इसको ध्यान रखेंगे। टोटल पढ़ने के बाद यही लास्ट है कि लगता कैसा है और कितना लगता है। ऑब्जेक्टिव में प्री के लिए ये डेटा होता है। आप जो पूछ रहे थे देखिए यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। 1 रुपये कम है इसमें, इसका अलग डेटा होगा। अच्छा, एक पॉइंट और है, वो बता दें या पहले लिखवा दें? सेस और सरचार्ज आप लोग जानते हैं? नहीं जानते ना? सेस इंग्लिश का ही वर्ड है, वो ये हिंदी का ही वर्ड है सेस, उसको सेस हिंदी में भी लिखेंगे सेस। और सरचार्ज पहले इसको लिख लीजिए, सरचार्ज ये भी हिंदी में भी आप लोग लिखेंगे सेस, है ना। जानते हैं आप लोग इसके बारे में? नहीं जानते? अभी बताते हैं हम। ये तो अच्छा चीज़ है, ये जानना चाहिए आपको। सरचार्ज लिख लीजिएगा हिंदी में भी। लिखिए सेस और हाइपन दीजिए उसके सामने। अरे अच्छा, इनका बच गया यार, हाइपन दे दीजिएगा। ये अच्छा पॉइंट है, ये आपको जानना चाहिए, आप नहीं जानते हैं तो। सेस सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए, लिखिए, अच्छा इंग्लिश वाले हैं, सेस इम्पोज्ड फॉर एजुकेशन एंड वेल्थ बाय गवर्नमेंट। सेस शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए सरकार लगाती है, और ब्रैकेट में वहाँ लिखिएगा, इम्पोज्ड लिख दिया है ना आपने, सेस इम्पोज्ड फॉर वेल्थ, एजुकेशन एंड वेल्थ, इंग्लिश वाले बस इतना ही लिखेंगे। और आप हिंदी वाले लिखेंगे सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सेस लगाती है ना। लिख लिया आप लोगों ने? सेस अब मैं बताता हूँ होता क्या है। सेस जैसे आपको 30% तक लास्ट देना है पैसा टैक्स, और आप लगातार एकदम 10 लाख से ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, 2 करोड़ कर रहे हैं, 3 करोड़ कर रहे हैं, तो अपना टैक्सेशन सिस्टम ऐसे काम करता है। इसको लिखना नहीं है, समझना है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। देखिए जैसे टैक्स लगा, हम लोग यहाँ टैक्स लगाएं, इतना कमाया तो इतना टैक्स लगा दिए, फिर इतना कमाया तो इतना टैक्स लगा दिए, इतना टैक्स लगा दिए। एक टाइम पर जाने के बाद यहाँ के बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये चाहे जितना कमाए टैक्स इतना ही लगेगा। समझ गए ना बात? टैक्सेशन आके यहाँ रुक जाता है। टैक्सेशन हम जाके कहाँ रोक देते हैं? 30% से ज़्यादा किसी से टैक्स नहीं लेते हैं। सरकार कहती है कि आज तुम 10 करोड़ कमा रहे हो, 20 करोड़ कमा रहे हो, 100 करोड़ कमा रहे हो, इतना ज़्यादा कमाने लग गए भाई। जैसे मान लीजिए एक पिताजी हैं और पिताजी के 4 बेटे हैं, चारों में बांट दिया गया है कि भाई तुम हमें 100 रुपया दे देना, तुम 200 दे देना, ज़्यादा कमा रहे हो तो तुम 300 दे देना, तुम 400 दे देना, हमारा खर्चा भरण पोषण होता रहेगा, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पल, है ना। तो एक बेटा उसमें से ऐसा है जो डे टू डे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो 400 दे रहा था
वो कल 1 करोड़ कमा रहा था, परसों 2 करोड़, चौथा रोज 4 करोड़। तो उसके पिताजी ने बुला के पूछा, अरे तुम आजकल ज़्यादा कमा रहे हो, तो वो लड़ गया। कह रहा तो इसका मतलब यही है क्या, आपने सब पे हिस्सा लगा दिया, हम दे रहे हैं जितना देना है, हम कितना कमा रहे हैं उससे आपको क्या मतलब। तो फिर पिताजी ने उससे कहा, सुनो बाबू, हम तुमसे हाथ जोड़ के विनय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कुछ, इनके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरु। तो पिताजी ठीक है, इस 30% के अलावा हम शेष दे रहे हैं आपको 5%, ये शेष के रूप में, किस लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के कल्याण के लिए। समझ गए बात, ये लोग, आप लोग समझ गए, सभी लोग समझ गए। मतलब जो ज़्यादा कमाने लगता है, अब उसका तो 30% देना है, लेकिन वो डे टू डे ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा पैसा वाला लोग भारत जैसे देश में वो ज़्यादा पैसा वाला होते जाते हैं, तब उसके लिए सरकार बोली कि अब हम पैसा इसे कैसे ऐंठेंगे, तो उसने नया नियम लाई, कहीं सुनो, अब शिक्षा एवं स्वास्थ्य के फायदे के लिए तुम्हें शेष देना है। अच्छा, ये फोर्स भी किया जा सकता है? फोर्सफुल इसको नहीं किया जा सकता है, लोग खुद से दे देते हैं यदि तुम फोर्सफुल तरीके से करते हैं। फोर्सफुल का कहीं इसका मेंशन नहीं है कि फोर्सफुल किया जाएगा, लेकिन सरकार उसका तरीका जानती है। यदि नहीं दोगे तो 2 लाइसेंस कैंसिल कर देगी। फिर आइएगा आप ऑफिस में, दौड़िएगा, कहिएगा कुछ, तो सरकार का अधिकारी जाएगा, IRS जो होगा रेवेन्यू ऑफिसर, बोलेगा सर कुछ नहीं, थोड़ा शेष बचा था, तो तुरंत शेष 5% जमा करवा देंगे। कोई भी बड़े बिजनेसमैन होंगे, वो IRS पहुंचेगा, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, कस्टम डिपार्टमेंट का छापा पड़ेगा, सारा जांच वाँच होने लगेगा। सरकार तो तरीका जानती है आपसे कैसे पैसा वसूलना है, आप तुरंत औकात में आ जाइए, कई अरे कुछ नहीं, हम 5% अभी जमा करा देते हैं, कल ही जमा करा, गलती हो गई थी, 5% आप जमा करा दीजिए। समझ गए बात, ये होता है शेष। अब देखेंगे सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज, सरकार लिखेंगे सरचार्ज इम्पोजिंग फॉर स्पेशल सर्विसेज। सरचार्ज सरकार स्पेशल सुविधा के लिए लगाती है। आप लोग ये वर्ड भी नहीं जानते थे क्या? सही में आप लोग नहीं जानते थे, सुने थे? सरचार्ज सुने होंगे आप। सरचार्ज तो कॉमनली है, लगता है, लिख लिया सरचार्ज। सरचार्ज सरकार विशेष सुविधा के लिए लगाती है। टाइम 10:07 हो गया। अब देखिए सरचार्ज क्या होता है, लिख लिया आप सबने? पीछे वाले लोग लिख लिया है ना? सरचार्ज देखिए क्या होता है। आप गए, DMRC जानते हैं ना, दिल्ली मेट्रो, हाँ, दिल्ली मेट्रो में गए आप और आपने कहा भाई टोकन जो है वो हम कैश दे के नहीं लेंगे, कार्ड से लेंगे। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि कार्ड से लोगे ना तो हम 0.02% सरचार्ज लगाएंगे। तो अब जैसे ही जाके कार्ड से उसका टोकन लीजिएगा तो 0.02% सरचार्ज लग जाता है। 10 रुपये का टोकन वो 10 रुपये 2 पैसे का पड़ता है, जितना भी परसेंट हो। समझ गए बात? यानी वो आपको एक स्पेशल सुविधा दे रहा है, उसके नाम पर आपसे सरचार्ज का टैक्स वसूल रहा है। समझ गए? सरकार बोलेगी शिक्षा में हम कुछ अमीर लोगों के लिए, हम अमीर लोगों के लिए शिक्षा में एक स्पेशल सुविधा लेके आ रहे हैं, वो ये कि वो यदि भारत से बाहर पढ़ने जाएंगे तो हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। तो अमीर लोगों ने कहा ठीक है भैया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ताली बजा दिया। फिर लास्ट में मोदी जी उठ के बोले और उसके लिए हम सरचार्ज भी आप पे लगा रहे हैं 3%। फिर सभी लोग चुप से बैठ गए। समझ गए बात? विशेष सुविधा के लिए सरचार्ज लगाया जाता है। सरचार्ज सरकार ही नहीं बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आप पे लगा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, दिल्ली मेट्रो में, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, याद रहेगा आपको। दिल्ली मेट्रो में ATM कार्ड से टिकट लेने पे दिल्ली मेट्रो में ATM कार्ड से टिकट लेने पे बहुत ही निम्न राशि लिख लीजिए, 0.02% लिख लीजिए। हालांकि वो चाहे DMRC तो बढ़ा सकता है, उसमें मन आपका नहीं चलेगा, DMRC का चलेगा, है ना, लगाया जाता है। ITR में आगे ऑनलाइन वाले लोग, आप सबको समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, देख लिया जाएगा। इसको मिटा देना।
ठीक है, सब क्लियर है A to Z? कोई दिक्कत? अब कहीं से पहले दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, फिर एक डेटा में हम आप लोगों को बताएंगे, वो टैक्सेशन के रिगार्डिंग डेटा है। हो गया? कुछ पूछना है किसी से? कुछ पूछना है किसी को? किसी से नहीं, हमसे कुछ पूछना है भाई? किसी को कोई समस्या हो तो पूछिए। फोन रख लीजिए, फोन बाद में चलाते रहिएगा गुरु। बुरा मत मानिएगा, जब पढ़ने के समय में ना पढ़ाई पे ध्यान रखा कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप हमसे भी ज़्यादा सीख पाएंगे और हम आपको डिलीवर भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, है ना। और देखिएगा, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनका एक ही, कब पढ़ते कम है, डेडिकेशन लेवल उनका ठीक होता है। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आप ज़्यादा भटकिएगा, मामला गड़बड़ होगा। आइए देखते हैं सरकार का जो अभी नीति था बजट 2023 में क्या किया था। 0 से 5 लाख तक, 5 लाख नहीं सॉरी, 4,09,99 जरा वर्ड में बताइएगा। और आएगा ना, चलिए ठीक। ये स्लैब कितने % का है? इन पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अभी जो नया वाला नीति आया उसमें, इसके पहले कितने पे लगता था? कुछ जानते हैं कुछ लोग? बताइए। नहीं जानते हैं? 3 लाख तक ही लग जाता था। 2,09,999 पे ही टैक्स लगता था। आपको तो पता होगा, आप ITR रिटर्न करते हैं, पता होगा बेसिक। अब 4,09,999 के बाद यहाँ से आप 5 लाख से स्टार्ट करेंगे और 6 लाख तक, 6 लाख नहीं 5,09,000, इसको लिख लीजिएगा। ये डेटा पूछा जाता है और आपके घर में भी कोई पूछे तो उसको हड़का दीजिएगा बता के, ठीक है। एक और ना आएगा। हालांकि बेसिकली आपको इन चीज़ों से अपडेट रहना चाहिए। जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, उनको तो इन चीज़ों से बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपको कब इनकम टैक्स भरना पड़ जाए, आपको खुद नहीं पता होगा। अभी आपको इनकम टैक्स में एक और चीज़ बताएंगे जो आप नहीं जान रहे होंगे। हाँ, दिसंबर का काट लिया जाता है, हम बता नहीं रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय मंथली कहाँ कटता है? मंथली सैलरी नहीं कटता है, वो DA TA होता है, वो सरकार आपकी सुविधाओं के लिए काटती, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके सुविधा के लिए काटता है। जैसे कि 30,000 आपका सैलरी है और कट के 27,000 मिल रहा है, तो आपको सुविधा भी तो सरकार दे रही है। आपको 2 CL मिल रहा है, उसका पैसा कटेगा। उसके अलावा आपको जो, हाँ, रिटायरमेंट के लिए जो कटता होगा वो, उसके अलावा आपको जो सुविधा मेडिकल में सरकार दे रही है वो कटेगा, है ना। DA TA ये सब होता है, MA मेडिकल अलाउंसेज ये सब कट के मिलता है। टैक्सेस नहीं कटता, डायरेक्ट टैक्स जो कटेगा वो साल में एक ही बार कटेगा, बार बार नहीं कटेगा। अब अगला स्लैब्स क्या है? 6 लाख से लेके 7,50,000 तक 10%। 7,50,000, ठीक है ना भाई। बता दीजिएगा लोग थोड़ा सा, यदि ये गड़बड़ हो तो ये नहीं कि सर गलत लिख दिए, बता दीजिएगा आप लोग, है ना। क्या हो गया? बोलिए बोलिए। एक कम कर लीजिएगा, 49 ये हो जाएगा। 49 समझ रहे हैं ना? ये तो समझ रहे होंगे, ये वाला लॉजिक 49 हो जाएगा। अच्छा, आप डेटा जाके देखिएगा कहीं पे तो 50 लिखा हुआ मिलेगा, तो ये मत समझिएगा कि आप लोग सर गलत लिखवा दिए हैं। प्रैक्टिकली ये है कि 5,09,999 वाला कॉन्सेप्ट है ना। वो लिख देते हैं वो लोग जो स्लैब्स लिखने वाले होते हैं, टैक्स वाले लोग, वो तरीका वो लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है। बोलिए, वो तरीका जानते हैं टैक्स आपसे कैसे वसूलना है, तो वो लिख देते हैं ताकि आप खुश होकर टैक्स दीजिए। लेकिन जो सरकार अपने डेटा में लिखती है वो 1 रुपये कम ही लिखती है, ध्यान रखेंगे। 749,9 इतना, ठीक है। इस पर 10% लगता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है, सीनियर सिटीजन और फीमेल्स के लिए बेसिक छूट देती है गवर्नमेंट, इसको लिख लीजिएगा। सीनियर सिटीजन के लिए ये 0% है, यहाँ इनको लगता है 4%, यहाँ इनको लगता है 9%। बेसिक छूट देती है, 1% छोड़ देती है सरकार।
एज के हिसाब से, एज नहीं जानते हैं, सीनियर सिटीजन का एज सबको पता है, 60 प्लस नहीं 55 प्लस मान लिया जाता है अब। नहीं, लेडीज के लिए अलग होता है, लेडीज के लिए भी कुछ पॉइंट छूट है, पॉइंट में छूट है, बेसिक छूट है एकदम। आप अपने पापा के नाम से आपका जमा होता है या मम्मी के नाम से इनकम टैक्स ITR? अच्छा, आपका खुद जमा होता है, आप बिजनेसमैन आदमी हैं। क्या क्या करते हैं आप वैसे? अच्छा, कोई बात नहीं, राइट टू प्राइवेसी, बिल्कुल ठीक बात है, लिखिए इसको। नहीं, राइट टू प्राइवेसी, आप अपने ऑक्यूपेशन को नहीं बता सकते हैं, ये आपके पास राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। पहले क्या होता था, पहले यहाँ अब इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, यहाँ भी 10% ही लगता था। देखिएगा ये वाला स्लैब्स में सबसे बड़ा चेंजेज हुआ है, इस वाले स्लैब्स में सबसे बड़ा चेंजेज हुआ है। पहले 8,08,999 पे 15% लगता था, इस बार 10% ही लग रहा है। इस स्लैब्स में सबसे बड़ा चेंजेज हुआ है ना। तो जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं अभी, इसीलिए जो कम कमाने वाले लोग हैं वो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं और ज़्यादा कमाने वाले लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मोदी जी ने यहाँ उनको बचा लिया है। और 9 होगा क्या? 8 लाख से 10 लाख नहीं नहीं, 8 लाख से 9 नहीं, हाँ 9 लाख के बीच का। पहले मात्र इसी 1 लाख के अंतर में 15% पड़ता था, यही तो बच गए हैं। बहुत अमीर लोग जिनका सैलरी अराउंड 80,000 है, 85,000 है, वो खुश हैं। पहले 15% देते थे, अब 10% दे रहे हैं, वो बच गए हैं। 80-85,000 सैलरी वाले लोग बच गए हैं। हाँ, स्टार्टिंग से ज़्यादा दे रहे थे, इस बार उनको फ़ायदा हो गया, नहीं समझे। पहले वो लोग 15% दे रहे थे, अब वो 10% दे रहे हैं। बोलिए 7.5 से लेके, अच्छा हाँ 7.5 भी, 7.5 कर लीजिएगा, ये 7.5 कर लीजिएगा, तो सॉरी 7.5 कर लीजिएगा इसको हम। हाँ, वो हमने समझाने के लिए बता दिया कि इस बार लोग नाराज़ क्यों हैं मोदी जी से। कुछ लोग नाराज़ हैं जो कम कमा रहे हैं, कम सैलरी वाले लोग। उनका कहना ये है कि भाई हम भी 10% दे रहे हैं, ज़्यादा कमाने वाला भी 10% दे रहा है ना। तो इस कारण यहाँ बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, यहाँ इनको फ़ायदा मिल गया है। लिखिए, इसको लिख लीजिएगा और स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछे, और सबसे ज़्यादा डिबेट में भी यही सेशन रहा, जब विपक्ष उठ के, आप लोग कट मोशन जानते हैं, कट मोशन? कट मोशन में जब खड़ा होकर विपक्ष बजट पे भाषण दे रहा था, तो बोला राहुल गांधी के तरफ से, वो अधीर रंजन है ना, अधीर रंजन ने बोला था, विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा था ये सरकार जुमलों की सरकार है जो चाहती है कि अमीर और अमीर होता रहे। देखिए, कम कमाने वाला भी 10% टैक्स दे रहा है और अधिक कमाने वाला भी 10% ही टैक्स दे रहा है। हाँ हाँ, यही सरकार ने अच्छा किया है, ये जो है सेंस बहुत अच्छा किया है। जो बिजनेसमैन थे उनको ये चीज़ प्रलोभित करेगा, जो ये वाले सेक्शन में आएंगे, कि अब हम ज़्यादा भी कमाएंगे तो हमको टैक्स 10% ही देना है। और देखा भी यही गया है कि जो बिजनेसमैन 6 लाख से 7.5 लाख के बीच में आते थे, वो एकदम से ग्रो किए हैं और 10 लाख तक आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि हमारा पैसा तो बच रहा है। इंडिया में हमेशा लोग क्या सोचता है, कहाँ से बच जाए। आप सही बात है, आप कोचिंग में भी एडमिशन लेते हैं तो यही देख के लेते हैं ना, कहाँ से पैसा कम लगे। गलत कह रहे हैं, जो रियलिटी है, बेसिकली हम ही क्यों ना हो, हम अपने आप पे भी कह रहे हैं, जो रियलिटी है वो है। तो यहाँ भी लोग ये, तो सरकार का जो पैनल होता है इनकम टैक्स इम्पोज करने वाला, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक पैनल होता है जिसको लीड कर रहे होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। वो पूरा साइकोलॉजिकल देश में सर्वे करता है, हर जगह से जा के, कि कितना % पे कौन बिजनेसमैन है, और उसके बाद जाके ये डेटा तैयार होता है। इसके लिए हम सरकार की तारीफ करते हैं। बाकी हर चीज़ के लिए हम बुराई कर रहे थे, लेकिन इसके लिए तारीफ करते हैं कि ये अच्छा है। टैक्स को कम करना चाहिए। आप टैक्स ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि आपका वैल्यू कम होता जाएगा। आपका जो कमाने वाले लोग हैं वो सोचेंगे हम कम ही कमाएं, है ना। अब आते हैं हम लोग 9 लाख से 10 लाख तक।
क्या हो गया? सीनियर सिटीजन में वही 1% घटा लीजिए ना, ये भी 9% ही है, 1% घटा लीजिए। हालांकि सरकार चाहे तो और भी रियायत दे सकती है, सरकार के ऊपर है। अब कोई शेड्यूल ट्राइब के एरिया का व्यक्ति आए और वो इतना कमा रहा हो सीनियर सिटीजन में, तो सरकार खुश हो जाती है, चलो भाई ये गरीब क्षेत्र का इलाका है, और सरकार उसको माफ़ कर देती है 1% और। तो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, सरकार के पास वो अधिकार है कि सरकार उसको माफ़ कर सकती है। यहाँ से लिखिए 9 लाख से, 9 लाख से 10 लाख, 10 लाख मतलब वही 999। ये जो डिजिट है ध्यान रखेंगे, 9,99,999 है। अब मेरे से लिखने में कोई फॉल्ट हुआ हो? सीनियर सिटीजन ना दे, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दीजिएगा, ITR का छापा पड़ जाएगा आपके घर भाई। जानते ITR का छापा देखा है कोई? देखे हैं कैसे पड़ता है? मूड में आता है सब दीवालों फोड़ देता है सब, गलती से ही नहीं तो दे ही नहीं सकते। जिस पे डायरेक्ट टैक्स इम्पोज हुआ उसको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आसान ऐसे मत कहिए, देना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं दीजिएगा, समझ गए? ये 9,09,999, ठीक है। ये देख लीजिएगा जरा, हमको बताइएगा। मैथ्स मेरा कमज़ोर है, कभी हम मैथ्स IIT के लिए पढ़ा करते थे, अब कई साल हो गया छोड़े हुए हम। 9,09,999 है ना, 9,99,999 है ना। हम इसी पटना में अराउंड 2013 में पढ़ने आए थे IIT की तैयारी करने आए थे। आनंद सर के सुपर 30 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और आए थे। 1-1.5 महीना में छोड़ दिया था मैंने, हमको लग गया बस का। अच्छा आप भी पढ़े हैं? कब? ईयर? नहीं, हमारे बैच के कई दोस्त IITian हैं, वो कर गए IIT। हमको लग गया कि हम सिविल सर्विसेज के लिए बने, हम दिल्ली निकल लिए 1-1.5 महीना के बाद, फिर आए नहीं। आइए अब आगे देखते हैं। आप कब पढ़े थे? कौन सा ईयर था आपका? 14 में आप पढ़े हैं? आप भी हैं? IITian है क्या? इंजीनियर है? कितने लोग इंजीनियर हैं इसमें? इंजीनियर हैं क्या? कितने लोग हैं इंजीनियर? अच्छा, स्टैटिक्स तभी ठीक जा रहा है। इंजीनियरिंग के लोगों का स्टैटिक्स ठीक जाता है, मतलब डेटा वो लोग सही कलेक्ट करते हैं। तो ये तारीफ़ की बात है, इसमें ये करने की बात नहीं है। क्योंकि हमने भी देखा है कि जितने इंजीनियर्स मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये मैं देखता हूँ एनालिसिस बहुत करते हैं। और आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके को आप अपनाइए। मैं बार बार कहता हूँ, किताब मोटी मोटी पढ़ लीजिएगा, आपको लगेगा बहुत ज्ञान हो गया। शिक्षक आया पूरा लिखवा दिया, इतना इतना इतना, देखिए उसकी सम्मान है, शिक्षक है लिखवा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो IITians होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना एक्टिव रखते हैं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करके देख लेंगे। बिल्कुल इकोनॉमिक्स वाला गेम करते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम रिजल्ट। कम दिमाग लगाते हैं और ज़्यादा रिजल्ट लेते हैं। ऐसा हम सबको कह रहे हैं, आप सब करिए, आप स्मार्ट स्टडी करिए। यदि आप ये काम करना प्रारंभ कर दिए ना, स्टार्ट कर दिए, तो हम बता रहे हैं आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। और आप ये नहीं करिएगा तो सिर्फ लिखते और ये करते तो आप कभी प्री में फंसिएगा, कभी मेंस में फंसिएगा, और मतलब मामला लेट से रिजल्ट होगा। देखिए मान लीजिए कि 10 साल आप मेहनतें करके PCS निकाल लिए तो क्या फ़ायदा। अब मेरा ये ओपिनियन है भाई, मेरा। और आप 3 साल में PCS निकाल लिए हैं तो कहा जाएगा, 2 साल में निकाल लिए, 1 साल में निकाल लिए, तब कहा जाएगा आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं। 10 साल में कौन नहीं निकाल लेता है जी? गलत कह रहे हैं। बुरा इस बात को कोई नहीं मानेगा ज़्यादा दिन से जो पढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी यही है, टाइम का रियलिटी यही है कि जब आज आपसे 10 साल बाद PCS अधिकारी रहेंगे तो उसके बाद आप जाके IAS बन सकते हैं। IAS वाला ख्वाब भी आपका पूरा हो जाएगा। और आप लेट से ही PCS बनिएगा ना तो मामला गड़बड़ होगा। और हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये हमारा ओपिनियन है। आप UPSC ने एक कमिटी बनवाया था, शायद आप सब जानते होंगे, बासवान समिति। नहीं जानते हैं तो बासवान समिति ने ये बात कही है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्वेंट में लाया जाए, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी ज़्यादा है, एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा है, एफिशिएंसी ऑफ वर्क ज़्यादा है ना। तो इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए, स्मार्ट वर्क करिए। जब यहाँ से पढ़ के गए टैक्सेशन पे, जाके प्रीवियस ईयर छान मारिए पूरा, टैक्सेशन से कितना क्वेश्चन आया है,
और कल क्वेश्चन लेके आइए, हमको परेशान कीजिए यहाँ पे कि सर ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था, तब मज़ा आता है। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दिए, आप पढ़ लिए, आप चले गए, ठीक है वो तो अच्छा बात है, लेकिन आप जब हमसे क्वेश्चन पूछिएगा तब अच्छा लगता है, तब ठीक लगता है ना? आइए 10 लाख से 12 लाख का एक स्लेब है, लिखिए 10 लाख से 12 लाख का स्लेब। 10 से 12 लाख का स्लेब, इसमें लगता है 15%। 10 से मतलब 12 लाख 11,999 समझ रहे हैं ना? इसमें लगता है 15%। 1% सीनियर सिटीजन के लिए घटा लीजिएगा, है ना? ये वाला अपने से ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना? 12 लाख से हाँ 12 से 15, हाँ इसमें भी 15 लगेगा। यही तो फ़ायदा हो गया, जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं उनको यही तो फ़ायदा हो गया, इसीलिए तो बवाल हुआ था पूरा। लेकिन बाद में आप साइंटिफिकली देखेंगे तो ये फ़ायदे की चीज़ है, आप इम्प्रूव करेंगे, एक छलांग लगाएंगे। 12 लाख से बिल्कुल बिल्कुल, इस इनिशिएटिव को हम तारीफ़ कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। इसमें निर्मला सीतारमन जी का सबसे बड़ा हाथ था और इसके लिए हम उनको तारीफ़ करते हैं। बाकी कई इकोनॉमिक डिसीजन हम बहुत वर्स्ट ली हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा किए हैं। एक और होगा ना, 12 लाख से 15 लाख, हाँ लिखिएगा, देखिए कितना परसेंट है। रिसेंटली डेटा, पहले भी ये भी 12% में आता था, पहले ये भी 12% में आता था, अब 15% में, ये भी 15% में ही आता है। 12 लाख से 15 लाख तक 15% में ही आता है। लिख लीजिएगा। मेन जो था लड़ाई, हाँ 15%, इसी के लिए मेन लड़ाई हुआ था कि सर हम 9 लाख तक कमा रहे हैं तो ठीक है, और 9 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप हमसे सीधे 15% ले रहे हैं। लाख से 15 लाख तक क्या लिखे हैं आप लोग? अरे 20% है ये, सॉरी ये 20%, सॉरी 9 लाख से 12 लाख तक का 15% है, सॉरी ये 20% कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक लास्ट डेटा आएगा आपको, और उसके बाद से क्या होता है, क्या हो गया, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, है ना? लास्ट ये पहले 15% लगा था, तो पहले वाला रटा हुआ है, नहीं समझे? पहले वाला हम कई बार पढ़ाए हुए हैं, तो रटा हुआ है वही याद आ जाता है, ठीक। अब ये इसके बाद लगता है आपको 15 लाख प्लस, सबको लगता है 30%। 15 लाख प्लस कितना लगता है इसमें? चाहे जितना प्लस हो, ये मात्र 30% लगता है। इसको लिख लीजिएगा, 1% घटा लीजिएगा, 1% सीनियर सिटीजन में घटा लीजिएगा। महिलाओं में कुछ % का अंतर होता है, हाँ जी, हाँ महिलाओं में पॉइंट में अंतर होता है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं ही होता है। वो सरकार झूठ मूठ का एक सिंबॉलिक स्टेटस दिखाती है कि हम बहुत मानते हैं, है मतलब कम है क्या? हाँ फिर भी है, वो तो मान रहे, हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं भाई, तारीफ ही कर रहे हैं। टाइम हो गया है मेरा 10:28। अच्छा, अब इसके साथ इस 30% के बाद क्या लगता है, अब जो लिखवाया है मैंने, सेस और सरचार्ज। ध्यान रखेंगे, सरकार ऐसे कान नहीं पकड़ती है, घुमा के ऐसे पकड़ लेती है, कहती है कि अब हम लगाएंगे लेकिन अपने टैक्सेशन में नहीं लगाएंगे। इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अच्छा एक बात ये बताएंगे बाद में, जब बजट पढ़ाएंगे तब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में बताएंगे। ये लिख लिया था आप सबने? अब एक बात बताइए, जो लोग टैक्स पेड करते हैं वो लोग बताइए स्लेब वाइज टैक्स पेड करते हैं या अलग अलग कर रहे होते हैं? जैसे आपने 15 लाख कमाया, आपका 15 लाख इनकम है, तो आप 20% सब पे कीजिएगा या अलग अलग कीजिएगा? नहीं पता है आप लोगों को, आप बता रहे हैं। आप डेटा के हिसाब से ही आपका टैक्स पेड होता है ना? यानी आप 9 लाख तक का जो इनकम है उस पर कितना लगेगा? 10%, मतलब 8,09,999 तक। फिर 9 लाख से लेके 12 लाख तक पे कितना लगेगा? 12%। और फिर 12 लाख से 15 लाख तक पर कितना लगेगा? 20%। समझ में आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? सब लोग समझ गए हैं? समझ में आया? जैसे 15 लाख रुपया है, देखिए कैसे आप 15 लाख कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब पे 20% नहीं लग जाएगा, इस पे भी अलग अलग स्लैब बनेगा और उस पे उतना % का लगेगा। जैसे जो डेटा मैंने लिखवाया है उस हिसाब से 5 लाख तक के लिए आपको छूट, जैसे ही आप 5 लाख से लेके कितना तक जा रहे हैं?
5 लाख से 7 लाख तक है ना, 6 लाख तक जो भी है इस पे अलग लगेगा, फिर 6 लाख से 9 लाख पे अलग लगेगा, फिर 9 लाख से 12 लाख पे अलग लगेगा, और फिर 12 लाख से 15 लाख पे अलग लगेगा। यानी अमाउंट पे लगेगा, अमाउंट बेस्ड पे, समझ रहे हैं। 10% यहाँ लगेगा, 5% सॉरी 5% है ये, 5%, हाँ वो आप जोड़ लीजिए। 15 लाख का कैलकुलेटर है ना आपके पास, या मैथमेटिक्स करके देख लीजिए बेसिस पे। हमको लगता है कि अराउंड आपको 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आपको देना पड़ेगा, 1.5 लाख के आसपास आपको देना पड़ेगा। इस पे 5% लगा, इस पे 10% लगा, इस पे कितना लगता है 15%, और इस पे लगा, अरे बीच में से 20% तो गायब ही हो गया, नहीं 20%, ठीक। ये चारों अलग अलग लगेगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। और इन चारों को ऐसे जोड़ के लगाया जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। समझ में आ गया, समझ आया या नहीं, सबको समझ में आ गया, आप समझ गए हैं इसको। ये नहीं कि पूरे पैसों में से एक ही बार नहीं लगा दिया जाता है, जो सरकार ने कानून बनाया है उसी हिसाब से लगता है, पैसे वाइज, है ना। ये जोड़ के फिर टैक्स लगेगा। बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन? 48% नहीं हो रहा है, ये तो पैसे पे लग रहा है। इतने 5 से 6 लाख पे 5% लग गया, फिर 6 लाख से 9 लाख पे 10% लगेगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, उसी हिसाब से पैसा लगता है। नहीं समझे? अभी भी समझ में आया या नहीं सबको? हाँ, किसी को भी समझ में ना आया हो तो बता दे। हिंदी वाले लोग, आप सबको कोई लिखने में समस्या हो भाई तो बताइए, हम कुछ बचा हो तो बता देंगे हम आप लोग। इंग्लिश वाले लोग को भी आज तो हिंदी भी बोल बोल के लिखवाए हैं, है ना। 1,40,000 हो रहा है, तो इसी हिसाब से हमने बताया 1.5 लाख के आसपास होगा, क्योंकि हम भी ITR रिटर्न करते हैं, तो अराउंड हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक, थोड़ा बहुत आइडिया है हमको। चलिए आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, हम फिर आप सबसे मिलते हैं। देखिए ज़रा, मार्च की सैलरी क्यों काट लेता है सरकार, अवीद जावेद अक्यूली। पहले ही मैं क्लास में बता चुका हूं कि लास्ट के मंथ के पैसे को सरकार अपने पास रख लेता है। इनकम टैक्स जब रिटर्न होता है, इनकम टैक्स का डिटेल आता है, तब उसको रिटर्न करता है, ठीक है। मोहम्मद हारून हसन सर, हिंदी वाले को पूरा बोल कर लीजिएगा, 2 बार रिपीट करके। अब कितना बार रिपीट करें, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, आप उसको रिपीट करके देख लीजिए, है ना। बाकी कोई समस्या हो तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे।